स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही बेचैन कर देने वाली कहानी गृहदाह की परतों को खोलने वाले हैं। गृहदाह यानी घर का जलना। हाँ, और जैसा कि हम देखेंगे ये आग लकड़ी और पत्थर में नहीं लगती, ये आग लगती है रिश्तों में, जो धीरे धीरे एक पूरे परिवार को राख कर देती है। बिल्कुल। और ये आग अब देखिए एक बहुत छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है, एक बच्चे का तिरस्कार। सही कहा। ये कहानी सतही तौर पर तो एक सौतेली माँ और बेटे की कहानी लगती है। हाँ, लेकिन असल में ये इस बात का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है कि बचपन में मिला कोई जख्म कैसे इंसान की पूरी शख्सियत को, उसके पूरे जीवन को आकार दे सकता है। प्रेमचंद यही दिखा रहे हैं कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। नहीं, घर बनता है प्यार से, अपनेपन की भावना से, और जब वो भावना ही जलने लगे तो फिर घर का बचना नामुमकिन है। तो चलिए उसी घर में चलते हैं जहाँ ये आग सुलगना शुरू हुई। कहानी का जो नायक है सत्य प्रकाश, उसका बचपन तो किसी सपने जैसा है। हाँ, एक होनहार बहुत प्यारा बच्चा, और माँ बाप देव प्रकाश और निर्मला उसे मतलब जी जान से चाहते हैं। सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन फिर एक झटके में सब बिखर जाता है। हाँ, उसकी माँ गंगा में डूब जाती हैं, और ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये सत्य प्रकाश के जीवन का जो एक सुरक्षा कवच था उसका टूटना है। प्रेमचंद लिखते भी हैं, मातृहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी है। आज की भाषा में कहें तो उसका जो प्राइमरी अटैचमेंट फिगर था वो अचानक गायब हो गया। और इसका असर ये होता है कि उसे अपने पिता की आंखों में भी वो पहले जैसा प्यार महसूस नहीं होता। बिल्कुल, वो बच्चा एकदम अकेला पड़ जाता है। यहीं से उसके अंदर एक खालीपन, एक सूनापन घर करने लगता है। और उस खालीपन को भरने की उम्मीद 6 महीने बाद जगती है। उसे पता चलता है कि उसकी नई माँ आने वाली है। और उस बच्चे की मासूमियत देखिए, उसे लगता है कि उसकी अपनी माँ ही स्वर्ग से वापस आ रही है। हाँ, वो शादी में जाता है, अपनी नई माँ देवप्रिया को देखता है और दौड़कर उसका आंचल पकड़ लेता है। और बस यहीं उसकी उम्मीद का जो महल था वो एक पल में ढह जाता है। वो देवप्रिया को अम्मा कहता है, और जवाब में उसे प्यार नहीं बल्कि एक झिड़की मिलती है। मुझे अम्मा मत कहो। हाँ, ये एक लाइन बिल्कुल। कितनी चुभने वाली है। एक बच्चे के लिए सिर्फ एक डांट नहीं है, ये तो उसकी पूरी पहचान का, उसके अपनेपन के हक का रिजेक्शन है। बिल्कुल, ये उस आग की पहली चिंगारी है। हालांकि हमें देवप्रिया के नजरिए से भी शायद सोचना चाहिए। अच्छा। वो एक नई नवेली दुल्हन है, उसके अपने सपने हैं, और अचानक उस पर एक माँ होने की जिम्मेदारी आ जाती है। प्रेमचंद लिखते हैं कि अम्मा शब्द उसे बहुत अरुचिकर लगा। मतलब उसे बोझ जैसा लगा। हाँ, शायद उसे लगा कि ये शब्द उसके सपनों पर, उसकी आज़ादी पर एक बोझ है। लेकिन उसकी ये एक प्रतिक्रिया ने सत्यप्रकाश के मन में ये बात हमेशा के लिए बैठा दी कि इस घर में अब उसका कोई नहीं है। तो घर में एक दरार पड़ चुकी थी। हाँ। और ये दरार तब और चौड़ी हो जाती है जब देवप्रिया का अपना बेटा ज्ञान प्रकाश पैदा होता है। हाँ, सत्यप्रकाश अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुश होता है, वो उसे गोद में उठाना चाहता है। और उसे फिर वही नफरत झेलनी पड़ती है। देवप्रिया उसे धमकाती है, खबरदार, इसे मत छुआ, नहीं तो कान पकड़कर उखाड़ लूंगी। ये सिर्फ एक माँ का डर नहीं लग रहा, ये तो एक गहरी नफरत है। वही है, ये एक गहरी नफरत है जो अब खुलकर सामने आ रही है। और बात यहीं नहीं रुकती ना। इसके बाद भी कुछ होता है। हाँ, एक दिन देवप्रिया अपने पति से शिकायत करती है कि सत्यप्रकाश ने छोटे बच्चे को चुटकी काटी है, जबकि वो सिर्फ प्यार कर रहा था। और यही कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है मेरे ख्याल से। हाँ, क्योंकि पहली बार उसके पिता देवप्रकाश बिना सच जाने उसे तमाचे मारते हैं। ओह। और ये शारीरिक चोट से ज्यादा भरोसे की हत्या थी। जिस पिता की आंखों में वो प्यार ढूंढ रहा था, उसी पिता ने उस पर अविश्वास किया। प्रेमचंद के शब्द हैं कि इस निरपराध ताड़ना ने उसके जीवन की काया पलट कर दी। मतलब अब तक वो सिर्फ अकेला था, अब वो बागी हो गया। बिल्कुल, और ये बगावत उसकी हर चीज में दिखती है। वो पढ़ाई से जी चुराने लगता है, गंदे कपड़े पहनता है, बाजार के लड़कों के साथ गालियां सीखता है। मतलब हर वो काम करता है जिससे उसके परिवार को तकलीफ हो। ये क्लासिक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। जब किसी को पॉजिटिव अटेंशन नहीं मिलता तो वो नेगेटिव अटेंशन पाने की कोशिश करता है। वो एक तरह से चीख चीख कर कह रहा था, मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ। कहानी में दोनों भाइयों की तुलना भी बहुत कमाल की है। हाँ, बहुत सटीक। ज्ञान प्रकाश हरा भरा पौधा है जिसे प्यार का पानी मिला, और सत्य प्रकाश सूखा हुआ टेढ़ा पल्लवहीन वृक्ष बन गया, जिसकी जड़ों तक पानी पहुंचने ही नहीं दिया गया। सही। लेकिन इस पूरी नफरत के बीच एक चीज बहुत अजीब भी है और खूबसूरत भी। क्या?
सत्य प्रकाश को अपने छोटे भाई ज्ञान प्रकाश से कोई जलन नहीं है, बल्कि उस नफरत के रेगिस्तान में अगर कोई हरियाली बची थी तो वो भाई के लिए उसका प्यार ही था। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है, शायद इसीलिए क्योंकि ज्ञान प्रकाश ही अकेला था जिसने उसे बिना किसी शर्त के प्यार दिया। वो उसे एक प्रतियोगी की तरह नहीं बल्कि एक बड़े भाई की तरह देखता था। हाँ, शायद यही वजह थी। वो रिश्ता उस घर में एकमात्र ऐसी चीज थी जो अब तक आग की लपटों से बची हुई थी। पर ये भी कब तक बचता? एक दिन स्कूल की फीस को लेकर पिता से बहस होती है, पिता उसे ताने मारते हैं और गुस्से में कह देते हैं घर से निकल जाओ। हाँ, और 16 साल का सत्य प्रकाश जिसका स्वाभिमान पहले ही कुचला जा चुका था, वो घर छोड़ देता है। घर छोड़ते वक्त दोनों भाइयों का जो सीन है वो दिल तोड़ देता है। बहुत मार्मिक है। छोटा भाई रोते हुए कहता है, मुझे न जाने क्यों तुम्हारी बड़ी मोहब्बत लगती है। वो मासूमियत से अपने भाई के दर्द को महसूस कर रहा है। बिल्कुल। और सत्य प्रकाश उसे गले लगाकर बिना एक पैसे के कलकत्ते के लिए निकल पड़ता है। वो उस घर से भाग रहा था जो उसे हर पल जला रहा था। कलकत्ते में उसकी जिंदगी एक नया मोड़ ले। वो एक डाकघर के बाहर बैठकर अनपढ़ मजदूरों की चिट्ठियां लिखने का काम शुरू करता है। और यहाँ की विडंबना देखिए, एक लड़का जिसका अपना घर और परिवार टूट चुका है, वो दूसरों के परिवारों को जोड़ने का काम कर रहा है। वाह। वो दूसरों की चिट्ठियों में वो प्यार और अपनेपन के शब्द लिख रहा है जो उसे कभी सुनने को नहीं मिले। ये काम उसके लिए एक थेरेपी जैसा था शायद। लेकिन अकेलापन और पुराने जख्म वो उसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं ना। हाँ। वो शराब, सिनेमा और बुरी संगत में पड़ जाता है। वो नैतिक पतन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और तभी उसे ज्ञान प्रकाश का एक खत मिलता है। और वो खत एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। उसमें भाई का भोलापन था, प्यार था। उस खत को पढ़कर सत्य प्रकाश को एहसास होता है कि वो क्या खो रहा है, और यही प्यार उसे बचाता है। वो अपने भाई को एक महंगी घड़ी तोहफे में भेजने की ठान लेता है। और ये सिर्फ एक घड़ी खरीदने का जुनून नहीं था, ये खुद को बचाने का एक मिशन बन गया था। मेकर वो घड़ी एक प्रतीक थी। शायद वो अपने भाई को वो अच्छा वक्त देना चाहता था जो उसे कभी नहीं मिला, और इसे एक लक्ष्य के लिए वो अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देता है। एक वक्त का रूखा सूखा खाना खाता है, दिन रात मेहनत करता है। ये दिखाता है कि एक सकारात्मक रिश्ता, प्यार की एक छोटी सी किरण भी इंसान को अंधेरे से बाहर खींच सकती है। बिल्कुल। कई साल बीत जाते हैं। सत्य प्रकाश अब एक कामयाब इंसान है और एक दिन उसके पिता का खत आता है। हाँ, वो चाहते हैं कि सत्य प्रकाश घर लौटाए और शादी कर ले। और वजह भी ज्ञान प्रकाश ही है। हाँ, क्योंकि छोटे भाई ने जिद पकड़ ली है कि जब तक बड़े भाई की शादी नहीं होगी वो भी नहीं करेगा। ये ज्ञान प्रकाश का अपने भाई के लिए खड़े होने का तरीका है ना? एक तरह से हाँ। वो शायद अपने माता पिता को उनके अन्याय का एहसास दिलाना चाहता है। उसे लगता है कि उसके भाई ने जो अकेले रहने का फैसला किया है वो उसके परिवार के दिए जख्मों का ही नतीजा है। और सत्य प्रकाश का जो जवाब आता है वो बस दिल चीर देता है। बहुत कठोर जवाब है। वो लिखता है कि बचपन के अनुभवों के बाद वो कुटुंब पाश में यानी घर गृहस्थी के जंजाल में नहीं फंस सकता। वो कहता है कि शादी की बात से ही उसके दिल को चोट पहुंचती है। उसका जवाब उसके गहरे घावों का सबूत है। उसके लिए परिवार शब्द का मतलब प्यार नहीं है, बल्कि अन्याय, दर्द और घुटन बन चुका है। वो जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा। नहीं, वो उस आग में किसी और को नहीं झोंकना चाहता जिससे वो खुद जल चुका है। वो ज्ञानू की शादी के लिए 500 रुपए भेजकर एक तरह से कह रहा है कि तुम अपनी दुनिया बसाओ, मेरी दुनिया तो कब की उजड़ चुकी है। इस जवाब के बाद घर में जो आग सुलग रही थी वो अब भड़क उठती है। हाँ, देवप्रिया का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। उसे लगता है कि सत्यप्रकाश ने उसके बेटे पर कोई जादू टोना कर दिया है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन है ना? बिल्कुल। वो अपनी नाकामी का, अपने बेटे को खुश न रख पाने का सारा दोष सत्यप्रकाश पर डाल देती है। नफरत ने उसे अंदर से इतना खोखला कर दिया है कि अब उसे हर चीज में साजिश नजर आती है। और वो हर रोज सत्य प्रकाश को गालियों से भरे खत भेजने लगती हैं। हाँ, वो लिखती है, तू मेरे प्राणों का वैरी है, मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। ये खत तो जहर का काम करते होंगे। जहरी है। उधर कलकत्ते में अकेला बीमार सत्यप्रकाश इन खतों को पढ़कर पूरी तरह टूट जाता है। उसे ये भी गलतफहमी हो जाती है कि शायद ज्ञानू भी बदल गया है, क्योंकि अब उसका व्यवहार भी रूखा हो गया है। तो वो अपना काम धंधा बंद कर देता है और बिस्तर पकड़ लेता है। वो नफरत भरे खत आखिरी चोट साबित होते हैं। प्रेमचंद लिखते हैं कि ये पत्र विष युक्त लेखनी से निकला हुआ जहर का प्याला था। जिस घर से वो भागा था, उस घर की आग ने उसे हजारों मील दूर भी अपनी लपेट में ले ही लिया। और फिर कहानी का अंत होता है जो शायद हिंदी साहित्य के सबसे भयानक अंत में से एक है। हाँ, बहुत भयानक है। एक दिन ज्ञानू प्रकाश अचानक कलकत्ते पहुंचता है। वो अपने भाई की हालत देखकर रो पड़ता है और फिर खबर देता है माताजी का देहांत हो गया। उन्होंने जहर खा लिया था। और त्रासदी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, जब पिता देव प्रकाश अपनी पत्नी के मुंह से जहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो देवप्रिया ने नफरत में उनकी उंगलियां काटी। हे भगवान! वही जहर उनके खून में फैल गया और अब वो भी अस्पताल में मौत का इंतजार कर रहे हैं। उनका शरीर सूज गया है और वो पागलों की तरह हर किसी को काटने दौड़ते हैं। पूरा घर सचमुच जलकर राख हो गया।
कोई नहीं बचा। कुछ नहीं। ज्ञान प्रकाश आखिर में कहता है ऐसे घर को अब से बहुत पहले चौपट हो जाना चाहिए था। और यही कहानी का शीर्षक है गृहदाह, घर का जलना। वो घर उसी दिन जलना शुरू हो गया था जिस दिन एक बच्चे से अम्मा कहने का हक छीन लिया गया था। जिस दिन एक पिता ने अपने बेटे पर यकीन नहीं किया। हाँ, देवप्रिया की नफरत की आग ने आखिर में उसे, उसके पति को और पूरे घर की शांति को भस्म कर दिया। तो इस कहानी से हम क्या लेकर जाएं? ये सिर्फ एक पुराने जमाने की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये एक चेतावनी है कि घर के अंदर का अन्याय, तिरस्कार और नफरत ये एक जीती जागती आग की तरह होती है जो सब कुछ जला देती है। सत्य प्रकाश का चरित्र सोचने पर मजबूर करता है कि बचपन के घाव कभी नहीं भरते, वो बस हमारे साथ बड़े होते जाते हैं। बिल्कुल। और साथ ही दोनों भाइयों का जो रिश्ता है वो ये भी दिखाता है कि घोर अंधेरे में भी प्यार की एक किरण हो सकती है, भले ही वो आग को बुझाने के लिए काफी ना हो। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, कहानी में घर भौतिक रूप से नहीं जला, वो रिश्तों की आग में जला। सोचने वाली बात यह है कि आज हमारे चारों तरफ कितने ही घर हैं जो बाहर से तो शांत और सुंदर दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे ही किसी अदृश्य आग में चुपचाप जल रहा हूँ।